Good evening to all of you. I'm very pleased to share my opinion on this platform, Social Research Foundation. सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सोशल रिसर्च फाउंडेशन के सभी सहयोगियों का, पदाधिकारियों का और सभी सदस्यों का। आज ऑनलाइन लेक्चर में मेरा जो विषय है वो है द रोल ऑफ गवर्नर, चैलेंज एंड पॉसिबिलिटी बिफोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। राज्यपाल की भूमिका, समस्याएं और चुनौतियां सहयोगी संघवाद के संदर्भ में। राज्यपाल की भूमिका को संघवाद और सहयोगी संघवाद के दायरे में समझने से पहले हमें संघवाद को समझना अपरिहार्य मालूम पड़ता है। और जहां तक संघवाद की बात है तो संघवाद अपने आप में व्यापक और समग्र शब्द है जो कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाती है और साथ ही साथ एक ऐसी विचारधारा को दर्शाती है जो मजबूत केंद्र के साथ राज्यों के सहयोग के साथ चलने को तत्पर रहे। परंतु सवाल तब उठता है जब संघवाद और सहयोगी संघवाद में समस्याएं सहयोग के आधार पर खड़ी होती है, जिसमें राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो जैसा कि जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। सॉरी, ड्यू टू नेटवर्क मुझे वीडियो ऑफ करना पड़ रहा है। कहा गया है अब भारत राज्यों का एक संघ है। इसके पीछे की अवधारणा यही है कि भारत ने किसी संधि और समझौता के द्वारा राज्यों से सहमति प्राप्त नहीं करी है। केवल और केवल भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना ही सहयोगी और संघवाद का आधार रहा है। पर यह संघवाद तभी कायम रह सकता है जब केंद्र और राज्यों में आपस में समन्वय और सहयोग बरकरार रखे। परंतु ऐसे तमाम संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित हैं जो कि कहीं ना कहीं इस सहयोगी संघवाद में बाधा बनते आए हैं। और इस बाधाओं को समझने के लिए समझने से पहले मैं सहयोगी संघवाद की अवधारणा और विकास को परिलक्षित करना चाहूंगी, जो कि इस आधार पर हम मान सकते हैं कि 21वीं सदी में संघवाद की अवधारणा भारत के समग्र सामरिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑस्टिन हो, बिर्च हो, ये तमाम तरह के विद्वानों ने इसकी अपरिहार्यता पर बल दिया है और बल देने का कारण यह है कि भारत की विविधता, भारत की भौगोलिकता, भारत की जनसंख्या, भारत की वर्ग विशेषता, इन सब में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जा सके ताकि एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित राजनीतिक व्यवस्था का संचालन संभव हो सके। परंतु जिस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में की गई है, उसमें कहीं ना कहीं एक मजबूत केंद्र को आधार बनाया गया है ताकि मजबूत केंद्र को बनाकर हम एकता को सुदृढ़ और सुरक्षित रह सके। पर यह कहाँ संभव हो पाता है अगर भारत के संवैधानिक और पद अगर अपनी गरिमा और उसकी दायित्वों का निर्वहन संविधान के दायरे में ना कर पाए। यही चीजें दर्शाती है राज्यपाल के पद के संदर्भ में। जैसा कि माना गया है कि जब भी राज्यपाल पद की बात होती है तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 के दुष्प्रयोग से हम अछूते नहीं रहते हैं। संविधान लागू होने के बाद से प्रथम आम चुनाव से अगर हम गिनती करें तो आज तक 1952 के बाद से अब तक
150 से अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं कहूंगी, दुष्प्रयोग हो गया है, और जहां पे राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में क्या इस पद के दायरे में हम सहयोगी संघवाद की कल्पना कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति का पद कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों में जिस तरह नियंत्रण और संतुलन की स्थिति में है, उसी प्रकार से राज्यों में भी राज्यपाल, कार्यपालिका और विधायिका का संतुलन ही राजनीतिक व्यवस्था को बनाए रख सकता है। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था में राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों का ही महत्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, चाहे वो किसी कानून को बनाने के संदर्भ में हो, किसी निर्णय को लेने के संदर्भ में हो, सरकार बनाने के संदर्भ में हो, सरकार गिराने के संदर्भ में हो। तो अगर हम राज्यपाल की भूमिका की बात करें, तो जब जब राज्यपाल शब्द प्रकाश में आता है, तो कहीं ना कहीं राज्यपाल पद की धूमिल होती छवि ही सामने में आती है। संवैधानिक संरक्षक की बात हम करें, तो राज्यपाल का पद एक गरिमामयी और संवैधानिक पद है, परंतु जैसे ही बात होती है राजनीतिक व्यवस्था में राजनीति की, तो एक गैर राजनीतिक पद होने के बावजूद राज्यपाल अपनी भूमिका राजनीतिक दायरे में निर्वहन करने के लिए बाध्य कहें, या इस तरह की संवैधानिक व्यवस्था है जहां पर हम उनकी भूमिका राजनीतिक दायरे में देखते हैं। तो मेरा जो उद्देश्य है इस पेपर का, कि आखिर हम राज्यपाल के इस भूमिका को किस तरह से व्याख्यातित करें, जिससे कि राज्यपाल पद द्वारा के होते दुष्प्रयोग को रोका जा सकता है। तो अपने अध्ययन के उपरांत जहां तक मैंने पाया है कि राज्यपाल पद की अगर हम योग्यता की बात करें, तो संविधान में राज्यपाल पद की योग्यता के संदर्भ में एक मुख्य बातें उल्लेखनीय है कि राज्यपाल वैसा व्यक्ति होगा जो कि किसी राजनीतिक पद से संबंधित ना हो और अनुभवी व्यक्ति हो। और ऐसे में अनुभव को इसका आधार इसलिए बनाया गया है ताकि वह उस किसी भी तरह की संवैधानिक संकट की स्थिति में या किसी भी तरह की राजनीतिक गठजोड़ की स्थिति में निष्पक्ष होकर संविधान के संरक्षण के दायरे में अपना निर्णय ले। लेकिन तमाम उदाहरण, जैसे 2016 का अगर मैं अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का उदाहरण दूं, जहां पे राजखोवा द्वारा निर्णय लिया गया। हेलो संवैधानिक दायरों के उल्लंघन में, जैसा मैं बताना चाहती हूँ कि अनुच्छेद 174 जिसमें वर्णित है कि राज्यपाल विधानसभा सत्र अपनी इच्छा अनुसार नहीं बुला सकता है, इसके बावजूद अरुणाचल प्रदेश में राज्यपाल राजखोवा द्वारा यह निर्णय लिया गया संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध जाकर। वहीं अनुच्छेद 176 से 179 तक यह वर्णित है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के अधिकारी के रूप में विचारणीय नहीं होगा। फिर भी उन्होंने सत्र को बुलाने संबंध में और सदन को संदेश भेजने के संदर्भ में अपने निर्णय लिए। और आप लोगों के सामने परिस्थितियां यह थी कि अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इस संदर्भ में राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय गैर संवैधानिक रहा। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि राज्यपाल को संवैधानिक नियमों के बारे में पता नहीं था, या राज्यपाल का पद और राज्यपाल का व्यक्तित्व लचीला था, या राज्यपाल पद में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और कर्तव्यों का अभाव था। तो निष्कर्षों के आधार पर माना गया कि इन सब में कहीं पर भी ये तथ्य इस बात को पुष्ट नहीं करते हैं कि राज्यपाल का निर्णय इस आधार पर पार्टी के पक्ष में था। यहाँ पे यही माना जा सकता है कि हमारे संवैधानिक उपबंधों की अस्पष्टता इस तरह से है और राज्यपाल पद की नियुक्ति का आधार इस तरह से है कि राज्यपाल पद पर आने वाला और राजनीतिक व्यक्ति भी पद पर आने के बाद राजनीतिक दायरे में ही अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर है। और अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का संदर्भ
इस बात की पुष्टि पूरी तरह से करता है। इसी संदर्भ में एक कथन सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल पद के भूमिका के बारे में कहा था कि राज्यपाल का पद सोने में बंद, सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया के समान है। तो कहने का मतलब जिस तरह राज्यपाल पद सुशोभित है, उनकी गरिमा है, उस आधार पे संविधान में उनके दायित्वों का निर्वहन की व्याख्या नहीं की गई है। परंतु साथ ही साथ राज्यपाल पद के संदर्भ में आर्टिकल 163 राज्यपाल को राष्ट्रपति से भी ज्यादा सशक्त बनाता है, जिसके आधार पर ही राज्यपाल पद द्वारा उनके अधिकारों एवं दायित्वों का दुष्प्रयोग संभव है। अब बात करते हैं आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 में राज्यपाल के विवेक की शक्तियों के बारे में वर्णित है, और इस विवेक की शक्तियों की सीमांकन किस आधार पर तय की गई है, कहीं भी संविधान में इसकी निश्चितता प्रतीत नहीं होती है। और कारण यह है कि इस विवेक के दायरे के आधार पर राजनीतिक दल अपनी स्वार्थ का प्रयोग राज्यपाल पद के द्वारा करने की कोशिश करते हैं, अर्थात सत्ता बनाने में और सत्ता गिराने में। अब अगर देखा जाए कि आखिर हम इस पद को कैसे सशक्त करें, क्योंकि यह कोई नया विषय नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही राज्यपाल पद हमेशा से विवादित रहा है, जब जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में यह सवाल, प्लीज म्यूट कर लें अपने आप को आप लोग। ऐसे में यह सवाल उठकर खड़ा होता है कि क्या सहयोगी संघवाद वास्तव में प्रासंगिक है? अगर प्रासंगिकता की बात इस आधार पर मैं कहूं कि जब जब केंद्र और राज्य में एक दल की सरकार होती है, तब तब सामंजस्य स्थापित करना तो बड़ा सरल हो जाता है। लेकिन जैसे ही केंद्र और राज्य में सरकारें बदलती है, अर्थात अलग अलग पार्टी की सरकार होती है, तो सहयोगी संघवाद का विषय पर ही प्रश्न चिन्ह और उसके विचार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा उठता है। जैसा कि आज 21वीं सदी में वर्तमान संदर्भ में भी हम देख सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के संदर्भ में विवाद, उसी तरह से केरल के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हैं, भले ही यहाँ विषय राजनीतिक ना हो, विषय शिक्षा का हो, लेकिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच का तनाव इस आधार पर ही होता है कि राज्यपाल संघ अर्थात केंद्र का एक एजेंट है, और अगर राज्यों में और केंद्र में अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल कभी भी राज्य के संदर्भ में अर्थात राजनीतिक रूप से निरपेक्ष होकर निर्णय नहीं लेगा, वो केंद्र द्वारा ही निर्णय लेगा। इसका मुख्य कारण यह माना जाता है, जैसे कि विभिन्न कमेटियों ने सिफारिश करी है, सरकारिया आयोग हो, राजमन्नार कमेटी हो, पुंछी आयोग हो, तमाम तरह की कमेटियां ने अपनी सिफारिश की है कि राज्यपाल की नियुक्ति ही विवादित है, इसीलिए उनकी भूमिका विवादास्पद बनना अवश्यभावी है। अगर नियुक्ति विवादित होने की बात किया जाए, तो आप देखते हैं कि जैसे ही सरकारें बदलती है, राज्यपाल पद का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही राज्यपाल पद का या तो हस्तांतरण कर दिया जाता है या उन्हें दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। ऐसे में अगर उनके पद का कार्यकाल निश्चित नहीं हो, तो कैसे यह पद सशक्त हो सकता है? ऐसे में राज्यपाल पद के पास यद्यपि राष्ट्रपति से अधिक शक्तियां हैं 163 के दायरे में, तो कहीं ना कहीं उनके कार्यकाल की अनिश्चितता ही राज्यपाल पद को राष्ट्रपति से दुर्बल बना देती है, और जो कि संघवाद की स्थापना में मुख्य अवरोधक के रूप में प्रतीत माना जा सकता है। अगर देखा जाए कि हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि आज भी क्योंकि किसी भी विषय पर अगर चर्चा होती है, तो कहीं ना कहीं वह विषय किसी न किसी समस्या को उजागर करने का उसकी कोशिश की जाती है, ताकि हम उसकी समाधान तक पहुंच सके। तो आखिर हम किस तरह से राज्यपाल
पद और को संघवाद के दायरे में परिभाषित करें, जिससे कि हम सहयोगी संघवाद की दिशा में आगे बढ़ सकें। अन्यथा सहयोगी संघवाद एक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य बनकर रह जाएगा और व्यवहारिक परिप्रेक्ष्य में यह शायद ही कभी धरातल पर आ सके। तो इस संदर्भ में मेरे सुझाव रहे हैं अध्ययन के उपरांत कि अगर राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य में विद्यमान पार्टियों के प्रमुख एवं मुख्यमंत्रियों से परामर्श के पश्चात की जाए, अर्थात आम सहमति से की जाए, तो शायद राज्यपाल पद एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि राज्य और केंद्र में पार्टियां किसी भी मामले में अगर विरोध में हो तो वहां पर संतुलन कायम रखी जा सकती है। दूसरी चीजें, अगर राज्यपाल पद के लिए जिस तरह से कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए औपचारिक तौर पर ही, लेकिन विभिन्न नामों को सामने लाया जाता है और एक से अधिक उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं, उसी तरह से राज्यपाल पद के लिए भी कम से कम 3 उम्मीदवार का नाम केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से सलाह के आधार पर नाम निर्देशित किए जाने चाहिए। यदि नियुक्ति के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा संवैधानिक उपबंधों का पालन ना किया गया, यहाँ पर संवैधानिक उपबंधों से संदर्भ में यह बात की गई है कि हमेशा से राज्यपाल पद के संदर्भ में निर्देश दिया गया है, जो कि वर्णित है राज्यपाल पद की नियुक्ति से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में, कि राज्यपाल पद की नियुक्ति मुख्यमंत्रियों के परामर्श के बाद की जानी चाहिए, पर इसका पालन व्यवहार में कभी नहीं संभव हुआ है, जिसके कारण राज्यपाल पद पर सुशोभित व्यक्ति से और मुख्यमंत्री पर कभी भी विश्वास संभव ही नहीं हो पाता है और तानातानी जैसी स्थिति बनती है। उदाहरण आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं सुझाव के रूप में तथ्य रखूं तो कह सकते हैं भारतीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति यद्यपि नाम मात्र का ही संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु फिर भी अगर कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों से संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन हो तो नेता प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री की सदस्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जाना चाहिए तथा कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अवसर सबसे बड़ी पार्टी को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत देने की प्रावधान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, अगर बात करें तो मैं कहूंगी राज्यपाल को वापस बुलाने और स्थानांतरण करने के प्रतिवेदन के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णय पर राष्ट्रपति को संबंधित प्रतिवेदन का कारण पूछना चाहिए। तत्पश्चात कारणों की पुष्टि के बाद ही अपनी सहमति देनी चाहिए। यह प्रसंग हुआ था केसी नाथ त्रिपाठी के मामले में, जब राज्यपाल ने जब सर्वदलीय मीटिंग का आह्वान किया और ऐसे में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने उस पार्टी मीटिंग में आने से इनकार किया, तो यहाँ पे सवाल हुआ कि क्या राज्यपाल द्वारा दिए गए वक्तव्य या राज्यपाल द्वारा दिए गए निर्देश का कोई भी महत्व नहीं है, जो कोई भी निर्वाचित या मुख्यमंत्री उनकी अवहेलना कर सकता है। और यहाँ पे यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या राज्यपाल पद का उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए या राज्यपाल पद व्यर्थ में संवैधानिक पदों को व्याख्यातित कर रहा है और राज्यपाल पद पर सवाल और प्रश्न चिन्ह लगता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को राज्य से संबंधित संवैधानिक संकटों के संबंध में रिपोर्ट तैयार करने वक्त आवश्यकता हो तो राज्य के विधि अधिकारी, जिसे हम महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल से अवश्य परामर्श लेनी चाहिए। इसका आधार यह बना कि जब अरुणाचल प्रदेश में इस तरह के विवाद हुए और जहां पर माना गया कि ऐसी कानून और व्यवस्था का अभाव नहीं था जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग तब 2 परिस्थिति में किया जाता है, अगर संवैधानिक संकट की स्थिति में, और संवैधानिक संकट की स्थिति तब मानी जाती है जब
राज्य के बारे में माना जाता है कि वह कानून और व्यवस्था का संचालन सही ढंग से ना कर पा रहा हो, और ऐसी रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा सौंपी जाती है। परंतु अरुणाचल में इस बात की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी, और यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय को अवैध माना। उसी तरह से राज्यपाल की विवेकाधिकार शक्तियों का वर्णन, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि 163 में वर्णित है, और रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के आधार पर यह बताया कि राज्यपाल राजनीति की गठजोड़ की परिणति के परिणाम स्वरूप ही यह पूरा प्रकरण राष्ट्रपति शासन लगाने से राष्ट्रपति शासन के समाप्ति तक पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं सत्ता लिप्सा अर्थात सरकार को बनाने और सरकार को गिराने से ही संबंधित माना जा सकता है। लेकिन अगर राज्यपाल साथ ही साथ इस संबंध में यह भी बात स्पष्ट करने की कोशिश की गई कि अगर किसी भी परिस्थिति में अगर राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय कानून के दायरे में ना हो तो यह प्रावधान अवश्य किया जाना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्रपति पद के संदर्भ में है महाभियोग की प्रक्रिया, उसी तरह से राज्यपाल पद के संदर्भ में यह होना चाहिए कि भविष्य में उन्हें किसी भी संवैधानिक नियुक्ति के प्रतिबंध लगानी चाहिए। और साथ ही साथ यह जो एक कंडीशन, एक शर्त निर्धारित की गई है कि राज्यपाल पद पर सुशोभित व्यक्ति किसी भी राजनीतिक पार्टी से संलग्न ना हो। तो मैं यहाँ पे एक स्पष्ट करना चाहूंगी कि राज खोआ, जो कि 2016 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं था, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र में राज्यपाल की भूमिका प्रशासक की हो जाती है, और ऐसे में एक प्रशासक के तौर पर उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे राज्यों से, ऐसे समान राज्यों की तुलना में। तो क्या राज्यपाल पद पर नियुक्त व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी से संबंध अतीत में ना भी रखता हो तो भी माना गया कि राज्यपाल पद की नियुक्ति और राज्यपाल पद का कार्यकाल, यही दो मुख्य कारण राज्यपाल पद के विवादित होने का आधार बनता है और सहयोगी संघवाद के विकास में मुख्य अवरोधक बनता है। अब अगर हम बात करें, ये तो थी समस्याएं की, अब हम अगर बात करें कि क्या क्या संभावनाएं इस संदर्भ में है, तो यह बहुत ही स्पष्ट है कि अगर सहयोगी संघवाद को बनाए रखना है तो उसके लिए राज्यपाल का पद होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत की संसदीय व्यवस्था का ढांचा ही कुछ इस तरह है कि जो व्यवस्थाएं केंद्र में है वही व्यवस्था राज्य में है। ऐसे में जो भूमिका राष्ट्रपति की कानून बनाने में, विधायन में, संधियों में है, वही भूमिका राज्यपाल की राज्यों में है। तो अगर राज्यपाल पद एक सशक्त संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने वाला और पूर्ण रूप से निरपेक्ष हो, नैतिक हो, तो कहीं ना कहीं हम सहयोगी संघवाद को इस आधार पर स्थापित करने में सक्षम होंगे, जिसकी कल्पना हमारे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विद्वान हो, संवैधानिक सलाहकार हो, हमेशा से करते आए हैं। थैंक यू, धन्यवाद सभी का। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.